एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए, तो क्या आप तैयार हैं नेक्स्ट सीयूईटी टॉपर बनने के लिए? यस, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बिल्कुल, सीयूईटी टॉपर वही तो बनेंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व किए हैं, जिन्होंने उसी पैटर्न पर जो मॉक टेस्ट हैं उनको खूब प्रैक्टिस किया है, जिन्होंने ग्रामर को मास्टर किया है, जिन्होंने वोकैब को मास्टर किया है। दे आर द स्मार्ट वंस। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, कम ऑन चैंपियंस, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ रियल पेपर। बिल्कुल हम रियल पेपर करेंगे। 23 जून 2023 शिफ्ट 1 में आया ये पेपर है। तो आज आपका फोकस बिल्कुल शार्प हो, स्टडी मटेरियल, पेपर, पेन, ओके, वो सारी चीजें आपके पास हों। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लुमिनेर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है, जो जितने भी बच्चे टॉपर बनने की इच्छा रखते हैं उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। ओके, तो अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन करें। और ये सारे जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके साथ सॉल्व कर रही हूं, ये सारे के सारे उस कोर्स का एक हिस्सा हैं। सो इफ यू वांट टू एस द वोकैबुलरी, यू वांट टू गेट मास्टरी ओवर ग्रामर, यू वांट टू सॉल्व ऑल दीज पेपर्स, एवरीथिंग, पीडीएफ, वीडियो, सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं। चलो शुरू करें, लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट वन, यहां पर देखो आपके सामने आ गई है कॉम्प्रीहेंशन। Okay, comprehension is in front of you. I'm going to read it out for you and you are going to do it along with me. Let's begin. Okay. I am not an ordinary 10-year-old. I mean, sure, I do ordinary things. I eat ice cream. I ride my bike. I have an Xbox. Okay. So, इन दो लाइनों से आपको क्या आइडिया मिल रहा है कि जो नरेटर है, जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन का मेन कैरेक्टर है, दैट इज अ 10-year-old चाइल्ड। ओके, और फिर वो क्या क्या करता है, वॉट ही डज, ओके, या वॉट शी डज, बिकॉज राइट नाउ वी डू नॉट नो द जेंडर, वो सारा इन दो लाइन्स में मेंशन्ड है। स्टफ लाइक दैट मेक्स मी ऑर्डिनरी, ये सारी जो चीजें हैं ये एक ऑर्डिनरी पर्सन भी करता है, इसलिए ये सारी चीजें उसको ऑर्डिनरी बनाती हैं, आई गेस, एंड आई फील ऑर्डिनरी inside, but I know ordinary kids don't make other ordinary kids run away screaming in playgrounds। यहां तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अब आप यहां से देखें, so the tone of this comprehension has changed, the tone of the passage has changed। टोन कैसे बदल गई? inside but I know, यहां से कि जो ordinary kids हैं वो दूसरे बच्चे जो हैं उनको प्लेग्राउंड्स में देखकर वहां से चीखते चिल्लाते हुए नहीं चले जाते हैं। I know ordinary kids don't get stared at wherever they go। जो ordinary kids होते हैं वो अगर कहीं जाते हैं तो लोग उनको घूरते नहीं हैं। What is the meaning of stared? What is stared? Stared का मतलब घूरना होता है। जब आप किसी को एकटक ऐसे देखते हैं ना, that is staring. It's considered bad manners। आगे देखो। Okay, if I found a magic lamp and I could have one wish, I would wish that I had a normal face that no one ever noticed at all। अब जो नरेटर है उसकी विश क्या है? नरेटर की विश ये है कि अगर उसके पास कोई जादुई लैंप होता तो वो क्या मांगता? वो ये मांगता कि काश मेरा एक ऑर्डिनरी सामान्य फेस होता। ओके, दैट नो वन एवर नोटिस्ड। अभी लोग क्या करते हैं? अभी लोग उसको घूरते हैं और वो ऐसा फेस चाहता है जिसको कोई नोटिस ही नहीं करता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नरेटर की प्रॉब्लम क्या है। नरेटर की प्रॉब्लम ये है कि उसका नॉर्मल फेस नहीं है, जिस वजह से लोग उसको घूरते हैं और दूसरे बच्चे प्लेग्राउंड्स में उसको देखकर चीखते हुए वहां से भाग जाते हैं। Okay, I would wish that I would walk down the street without people seeing me and then doing that look away thing। ठीक है, तो ये विश करता है कि ये स्ट्रीट पर जाए और लोग इसको ना नोटिस करें। Here's what I think। अब ये क्या सोचता है? The only reason I am not ordinary is that no one else sees me that way। कोई भी दूसरा इंसान जो है इसको इस तरह से नहीं देखता। But I am kind of used to how I look by now। अब इसको आदत हो गई है। Used to, what is used to? यूज्ड टू भी एक फ्रेजल वर्ब है। जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है ना, जैसे आई एम यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड, आई एम यूज्ड टू वर्किंग 14-15 आवर्स अ डे, आई एम यूज्ड टू वर्किंग विद लाइट म्यूजिक, आई एम यूज्ड टू मेकिंग सो मेनी वीडियोज फॉर यू, and you also have to get used to studying for at least 7-8 hours a day। used to का मतलब होता है आदी होना, habitual हो जाना। so the narrator has got used to how he looks। okay, I know how to pretend।
आगे चलिए, आई डोंट सी द फेसेस पीपल मेक, लोग इसको देखकर जो मुंह बनाते हैं उसको नोटिस नहीं करता। वीव ऑल गॉटन प्रिटी गुड एट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब देखते हैं ये वीव कौन है, वीव, ओके, ये वी हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है भाई, वीव, ओके। हम इस तरह की चीजों के आदी हो चुके हैं। कौन है जो लोग आदी हो चुके हैं? मी, मॉम, डैड, विया, ये चार लोग जो इसकी फैमिली हैं वो इस चीज के आदी हो चुके हैं दैट पीपल विल स्टेयर एट द नरेटर, ओके, एंड दे हैव गॉट यूज टू इट। वो बस इधर उधर देखते हैं और नॉर्मल की तरह वहां से चले जाते हैं। एक्चुअली आई टेक दैट बैक। अब टेकिंग बैक समथिंग का मतलब यहां पर क्या है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि हमें आदत हो चुकी है, मैं इस स्टेटमेंट को वापस लेता हूं बिकॉज विया इज नॉट गुड एट इट। और विया कौन है? शी, एक फीमेल कैरेक्टर है, तो प्रोबेबली शी इज द सिस्टर। अब ये कह रहा है कि मेरी बहन इतनी अच्छी नहीं है प्रिटेंड करने में और आगे बढ़ने में। शी कैन गेट रियली अनॉयड, वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अनॉयड मीन्स एंग्री। मेरी जो सिस्टर है वो नाराज हो जाती है when people do something rude, like for instance, instance means example, okay? ठीक है, देखो यहां पर क्या दिया है, यहां पर ये दिया है कि ये लोग इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर रहे हैं कि अगर नरेटर का जो फेस है, ओके, वो नॉर्मल सामान्य फेस नहीं है तो टैकल कैसे कर रहे हैं। टैकल करने वाले कौन कौन हैं? इसकी सिस्टर को इतनी अभी आदत नहीं हुई है तो सिस्टर करती क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन टाइम इन द प्लेग्राउंड सम ओल्डर किड्स मेड सम नॉइजेज, ओके, कुछ बच्चों ने इसको देखकर कुछ शोर मचाया। आई डोंट इवन नो व्हाट द नॉइजेज वर एग्जैक्टली, नरेटर को तो पता भी नहीं कैसी आवाजें थी, बिकॉज आई डिडंट हियर देम माई सेल्फ, बट विया हर्ड एंड शी स्टार्टेड येलिंग एट द किड्स। येलिंग मीन्स स्क्रीमिंग। इसकी सिस्टर ने वो आवाजें सुनी और वो चिल्लाने लगी। शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। That's the way she is. Okay, this is how she behaves. I am not that way. मैं वैसा नहीं हूं, मैं प्रिटेंड करता हूं और मैं आगे बढ़ जाता हूं। ओके, तो हमने एक छोटा सा ओके यहाँ पर पैसेज किया। उस पैसेज में एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की क्या प्रॉब्लम है वो बताई गई है, उस प्रॉब्लम को वो कैसे हैंडल कर रहा है वो बताया गया है, उसकी फैमिली में जो फादर मदर है वो कैसे हैंडल कर रहे हैं और उसकी सिस्टर है वो कैसे हैंडल कर रही है, वो सारा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन। What makes the 10-year-old narrator ordinary? नरेटर को क्या क्या ऑर्डिनरी बनाता है? वो बाइक चलाता है, वो बॉल खेलता है, ही मेक्स चिल्ड्रन रन अवे, उसको देखकर बच्चे भाग जाते हैं, कि लोग उसको घूरते हैं। ओके, अब ये बताओ नरेटर को ऑर्डिनरी क्या बनाता है? क्या ये जो लास्ट वाले सी एंड डी है ये हमारा आंसर होना चाहिए? प्लीज टेल मी। ओके, और उसके बाद फिर आप यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, ए ओनली, सी ओनली, ए एंड बी, सी एंड डी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए ऑर्डिनरी क्या बनाता है, इफ वी गो बैक एंड वी लुक एट द कॉम्प्रिहेंशन, ओके, ये I mean such I do ordinary things, I eat ice cream, I ride my bike, I play ball. ओके, और ये फिर इसके पास ये बॉक्स है। अब यहां पर आ जाओ। ओके, he rides his bike and he plays ball, ये दोनों चीजें नरेटर को ऑर्डिनरी बनाती हैं, A and B. So my answer here is going to be A and B, C. Okay, this is my correct answer. I hope that is clear. Answer here will be C. Let's move on. Oh, sorry, I missed out something. No, that's okay. What is the antonym of stared at? जैसे कि मैंने आपको बताया stared at का मतलब क्या होता है? घूरना। You are staring at somebody. It's bad manners. It's rude. It's not a crime, but it's rude. Fine. तो stared, exposed, ignored. इसका आपको opposite बताना है, antonym बताना है, opposite बताना है. So what's it going to be? Ignored. Ignore करने का मतलब होता है किसी पर ध्यान ही नहीं देना. You are not looking at that person. This is how he was tackling everything ना. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2. My answer here is going to be B. B is my right answer. Okay. अब यहां पर देखो गिवन अवे, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। प्रिटेंड तो होता है किसी चीज का दिखावा करना, ये तो हो नहीं सकते। सो क्वेश्चन 2, बी इज माई आंसर, इग्नोर्ड इज माई आंसर। इज दैट फाइन? लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द नरेटर इज अनलाइक एनी अदर ऑर्डिनरी किड? व्हाई नरेटर दूसरे जो बच्चे हैं उनके जैसा क्यों नहीं है? व्हाई इज ही अनलाइक एनी अदर ऑर्डिनरी किड? टेल मी।
because he has a protective sister, because he has this box, he feels ordinary inside. No, बिल्कुल क्लियरली आपके पैसेज में दिया गया है कि अगर उसके पास एक लैंप भी हो तो he will ask for a face that is ordinary. So this is hinting at what? This is hinting at that he suffers from a facial deformity. Is that clear? So what's my answer? My answer here is D. Is it clear? This is my answer. Answer D. चलो आगे. What does the narrator wish to ask the magic lamp? वो magic lamp से क्या मांगेगा? Magic lamp से क्या मांगेगा? Let us see. देख लेते हैं क्या मांगेगा. हालांकि मैंने आपको सारा बता दिया. If I found a magic lamp and I could have one wish, I would wish that I had a normal face that no one ever noticed. So let's go back. नॉर्मल लाइफ चाहिए उसको, टू मेक पीपल वॉक अवे चाहिए, टू हैव अ नॉर्मल फेस. यस, हियर इज माय आंसर. क्वेश्चन 4C, टू हैव अ नॉर्मल face. This is what he asks for, to have a normal face. Next one, who notices the face and noises people make at the narrator? Narrator पर जब लोग थोड़ा सा ना, they make faces, they make voices, इनको notice कौन करता है? Please tell me, who notices them? His sister. अपनी बहन के बारे में वो ये कह रहा है ना कि वो prepared नहीं है. She still needs to prepare. So, and what is the name of the sister? What is the name of the sister? This is the name of the sister. This is my answer. I hope it is clear. Answer here will be D. D is the right answer. There is another passage here. There is another passage here. Read the following passage and answer the questions that follow. पहले वाला passage कैसा था? Please tell me, give me your feedback. How was the first passage? Very nice. सिंपल लैंग्वेज, कोई उसमें टेढ़ा मेढ़ा वर्ड नहीं जो आपको समझ में ना आए. और उसके बाद जो क्वेश्चंस भी फॉलो कर रहे थे, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ यू शुड स्कोर 5 out of 5 इन दैट. ओके, अच्छा था. इट वाज नाइस, इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये देखते हैं कैसा है. She ate a few mouthfuls of food and drank a cup of milk, but she lighted no fire, and when night came, no candle, but crept with her baby to bed. Okay. ये देखिए यहाँ पर, शी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर. कोई फीमेल कैरेक्टर है, ओके, वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, प्रोबेबली इस पैसेज की. शी एट अ फ्यू माउथफुल्स ऑफ फूड, उसने थोड़ा सा खाना खाया. एंड ड्रैंक अ कप ऑफ मिल्क, और एक कप दूध पिया. बट शी लाइटेड नो फायर व्हेन नाइट केम, नो कैंडल, बट क्रेप्ट विद हर बेबी टू बेड. ये जो लाइन है ना, सेकेंड लाइन, इट शुड रेज एन अलर्ट. आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ऑर्डिनरीली क्या होगा कि जब रात होगी तो कोई व्यक्ति जो है वो मोमबत्ती जलाएगा, कैंडल जलाएगा, रोशनी करेगा. बट हियर दैट इज नॉट हैपनिंग. सो देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस पैसेज. ओके, व्हाट वोक हर. ओके, शी यहाँ पर बट क्रेप्ट विद हर बेबी टू बेड, यानी वो सो गई, फिर अचानक से वो उठी. और वो उठी क्यों? व्हाट वोक हर? द वंडर वाज दैट शी हैड स्लेप्ट. शी हैड नॉट मेंट टू. वो सोना नहीं चाहती थी, पर सरप्राइजिंग बात क्या थी कि वो सो गई. शी स्लेप्ट. But she was young, very young. She's a young girl, very young girl. She has a baby. रात हुई, उसने कुछ जलाया वलाया नहीं रोशनी के लिए. उसके बाद वो सो गई और फिर वो जाग गई. Perhaps the shrinking of the galvanized roof, yet hardly, since that was so usual. तो वो क्यों जागी? ओके, उसके जागने के पीछे कारण क्या है? अगर आप यहां पर देखिए, बट शी वॉज यंग, वेरी यंग. द श्रिंकिंग ऑफ द गैल्वेनाइज्ड रूफ. अब ये क्या है? द श्रिंकिंग ऑफ द गैल्वेनाइज्ड रूफ. ओके, इसका मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड यहां पर आपको दिया है, क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है? ओके, गैल्वेनाइजेशन के बारे में कि कोट कर देते हैं ताकि रस्टिंग ना हो. ओके, सो श्रिंकिंग मतलब उसका सिकुड़ना, मौसम वगैरह की वजह से चीजें हो जाती हैं. बट ये भी तो यूजुअल ही चीज थी. वो जागी क्यों? समथिंग हैड सेट हर हार्ट बीटिंग वाइल्डली. उसके दिल की धड़कनें जो है वो बहुत तेज. बट शी ले क्वाइट स्टिल. वो चुपचाप लेटी रही. ओनली शी पुट हर आर्म ओवर हर बेबी. उसने बच्चे के ऊपर जो है अपना हाथ रखा. देन शी हैड बोथ राउंडेड एंड शी प्रेड. और उसने क्या प्रार्थना की? लिटिल बेबी डोंट वेक. ओके, अपने बेबी के लिए वो बेबी से वो एक तरह से जैसे माँ कह रही हो कि तुम जागना मत. ठीक है, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ अ फियर.
द मून्स रेज शोन ऑन द फ्रंट ऑफ द हाउस। ओके, चांद निकला हुआ है, चांद की रोशनी है, जिस घर में वो है उसके सामने चांद की रोशनी है। एंड शी सॉ वन ऑफ द ओपन क्रैक्स क्वाइट क्लोज टू वेयर शी ले डार्कन विद अ शैडो। वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर कोई और भी है क्योंकि उसकी परछाई है, शैडो। ओके, वो चांद की रोशनी में उसने क्या देखा? शी सॉ वन ऑफ द ओपन क्रैक्स, उसने एक क्रैक देखा दीवार में, और वो जो क्रैक था उसके ऊपर किसी की परछाई पड़ती है क्योंकि मून लाइट है, राइट? Then a protesting growl reached her and she could fancy she heard the man turn hastily. जिस आदमी की परछाई थी अचानक से वो पलटता है। She heard the man turn hastily. She plainly heard the thud of something striking the dog's ribs. ये ग्राउल किसका था? ये ग्राउल डॉग का था। ओके, और फिर अचानक से एक कुत्ते को कुछ मारने की आवाज होती है, डॉग्स रिब्स, एंड द लॉन्ग फ्लाइंग स्ट्राइड्स ऑफ द एनिमल। स्ट्राइड होती है लंबे पैर करके चलना, और ये जो जानवर था, ये डॉग, ये वहां से चला जाता है। एज इट हाउल्ड एंड रैन, स्टिल वॉचिंग, शी सॉ द शैडो डार्कन एवरी क्रैक अलोंग द वॉल। और ये जो आदमी था ये वहां से नहीं गया। ओके, और इसकी परछाई जो है दीवार के ऊपर, जो दरारें हैं, जो क्रैक्स है, उन पर इसकी परछाई जो है वो पड़ रही है। आगे देखते हैं। शी न्यू बाय द साउंड्स दैट द मैन वॉज ट्राइंग every standpoint that might help him to see, but how much she could not tell. अभी आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? ओके, जो आवाजें आ रही हैं उससे पता चल रहा है द मैन वॉज ट्राइंग एवरी स्टैंड पॉइंट दैट माइट हेल्प हिम टू सी इन। वो अंदर झांकने की, घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू लुक इन टू द हाउस, वॉट इज देयर इन साइड द हाउस, बट हाउ मच he saw she could not tell. वो कितना देख पा रहा है इसको कोई आइडिया नहीं है। she thought of many things she might do to deceive him. deceive करने का मतलब होता है एक तरह से उसको ट्रिक करना, उसको चीट करना। ट्रिक इज अ बेटर वर्ड हियर। ओके, वो सोचती है कि मैं इसको कैसे ट्रिक करूं into the idea that she was not alone. ये बेस्ट ट्रिक होती है कि अगर आप कहीं अकेले फंस गए हैं और आपको लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, देन डू वन थिंग, आप उसको ये फील कराओ, उसको इस तरह की कोई इशारा करो कि भैया मैं घर पर अकेली नहीं हूं, मैं घर पर अकेली नहीं हूं। मुझे याद है कि मैंने कहीं ये पढ़ा था, रिसेंट ईयर्स में पढ़ा था कि एक लड़की होती है 13-14 साल की, वो एक छोटे बच्चे के साथ एक घर में है और अचानक से बंदर आ जाते हैं। तो उसने क्या ट्रिक की थी, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, उसने एलेक्सा को बोला एलेक्सा बार्क लाइक डॉग्स, और वो कुत्ते की आवाज निकालने लगते। तो बंदर की तो बड़ी दुश्मनी है कुत्तों से, तो जब भौं 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 की आवाज स्टार्ट हुई तो सारे बंदर भाग गए। Yes, that was a trick. Okay, so what is she trying? That she might deceive him into the idea that she was not alone. But the sound of her voice would wake the baby. लेकिन अगर वो कुछ कहती तो बच्चा जाग जाता, और वो बेबी के लिए क्या चाह रही थी कि बेबी सोए। And she dreaded it. Dreaded का मतलब feared. And she dreaded that as though it were the only danger that threatened her. बेबी का उठ जाना ऐसा लग रहा था कि वो इकलौता डेंजर था जो इसको डरा रहा था, इसको थ्रेटन कर रहा था। So she prayed little baby, don't wake, don't cry. ये क्या प्रार्थना करती है बेबी से? कि भगवान ये ना जागे और ना ये रोए। क्लियर? थोड़ा सा ट्रिकी है, क्लैरिटी नहीं आ रही थी इसमें, बट लेट्स सी। द गर्ल सीज अ शैडो अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लाइट। अब यहां पर देखो, वहां पर उसको परछाई कैसे दिखी? फायर से दिखी, कैंडल लाइट से दिखी, वेल लिट रूफ से दिखी, या मून लाइट से दिखी? क्वेश्चन 6 के लिए व्हाट इज माय आंसर? क्वेश्चन नंबर 6, माय आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी। डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगर अब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है आपको कि उसने कोई कैंडल लाइट नहीं जलाई और वो सारा दिया है ना। और नहीं, आगे चलते हैं यहाँ। ये देखो, शी लाइटेड नो फायर व्हेन नाइट केम, नो कैंडल, ये सारा दिया हुआ है ना। नो फायर, नो कैंडल तो मूनलाइट में ही दिखता है। यस, दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन 6, डी इज द आंसर। ठीक है, डी इज माई आंसर। आगे, मैच द कैरेक्टर्स इन लिस्ट 1 विद कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी इन लिस्ट 2। ओके, देखो यहां पर 4 चीजें दी गई हैं।
नाउन्स बेबी, डॉग, मैन एंड नरेटर। दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे थे, रनिंग, क्रीपिंग, स्लीपिंग, प्रेइंग, ये 4 एक्टिविटीज। बेबी क्या कर रहा था, बेबी वाज स्लीपिंग। So A with 3, where is A with 3? A with 3 is here. Throughout lady यही तो कह रही है बेबी से कि सोते रहना, जागना मत, रोना मत। What is the dog doing? डॉग वहां से भाग जाता है। मैन क्या कर रहा था, मैन अंदर झांक कर झांकने की कोशिश कर रहा था। नरेटर जो वो फीमेल है, शी वॉज नो शी वॉज प्रेइंग, यहां पर आएगा, सॉरी नॉट हियर, स्लीपिंग तो हमारा हो गया था ना इसके साथ। नरेटर इज प्रेइंग, यस एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सो व्हाट इज माय आंसर, 7 के लिए मेरा आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन 7, ए इज द राइट आंसर, 7 ए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अरेंज द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द गर्ल इन द करेक्ट सीक्वेंस। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन करके इधर उधर से थोड़ा पढ़ के, या फिर मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ लूंगा फिर उनमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा, ये स्टाइल्स आप बहुत सारी अपनाते हैं तो वो मत करो, बिकॉज ये जो सीक्वेंसिंग के है ना, ये क्वेश्चंस काफी बार आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अरेंज द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द गर्ल। शी the heart beating wildly, she senses a hasty movement, sees a shadow, goes to sleep, hearing a thud। अगर आपको पैसेज थोड़ा भी याद है, पैसेज स्टार्ट ही कैसे होता है, लेट मी टेक यू टू द पैसेज। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पैसेज स्टार्ट ही कैसे हो रहा है। ओके, यहां पर आप देखिए, शी एट अ फ्यू माउथफुल्स ऑफ फूड एंड ड्रैंक अ कप ऑफ मिल्क बट शी लाइटेड नो फायर एंड व्हेन नाइट केम नो कैंडल बट क्रेप्ट विद द बेबी टू बेड। ओके, शी इज गोइंग टू बेड, दैट मींस शी विल प्रोबेबली स्लीप। फिर आता है व्हाट वोक हर, इसका मतलब है कि यहां पर वो सबसे पहले जो है शी गोज टू स्लीप, वो सो जाती है, राइट सबसे पहले क्या होता है, शी गोज टू स्लीप। अब यहां पर हम अगर आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर मैं आपको ले आऊं, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें गोइंग टू स्लीप जो है वो मेरा सबसे पहले आएगा। ये शैडो देखना, हेस्टी मूवमेंट, हार्ट बीटिंग, ये कहीं कुछ नहीं है। तो यहां पर सी, ये जो है केवल एक ऐसा है विच इज बिगिनिंग विद डी, जो डी से शुरू हो रहा है, गोइंग टू स्लीप। फिर क्या आ रहा है, हार्ट बीटिंग वाइल्डली। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद है शी सीज अ शैडो, उसको एक परछाई नजर आती है। फिर शी सेंसेस अ हेस्टी मूवमेंट एंड देन हियरिंग अ थर्ड। देखते हैं हम आपके पैसेज में, प्रोबेबली यही हमारा आंसर है। ओके, अगर वापस हम जाते हैं, व्हाट डू वी सी। ओके, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये स्लीप वाला हो गया। ओके, अब आगे अगर आप देखते हो, द वंडर वॉज दैट शी हैड स्लेप्ट, और ये सारा, उसके बाद समथिंग हैड सेट हर हार्ट बीटिंग वाइल्डली, ये हमारा नंबर 2 है। ओके, ये हमारा नंबर 2 है, क्या वहां पर नंबर 2 यही है, लेट्स गो बैक, ए। ओके, यस, ये हमारा नंबर 2 है, करेक्ट, यही हमारा सीक्वेंस होगा। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी इज माई राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट सीक्वेंस है। As per your reading of the passage, what is the source of woman's discomfort? वो अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है, वो इतनी डरी हुई क्यों है। Okay, that is what you have been asked. Why is she uncomfortable? Okay, she's feeling cold, she's afraid the baby will wake up, she's scared of the dog, she's afraid of an attack, or she is unable to sleep. देखो, और एक बात और क्या देखने के लिए आपको मिल रही है कि मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आपको 5 यहां दे दिए, देखो 5 दिए हैं, और ऑप्शंस में बी सी डी है, बी डी है, ए ई है, इसीलिए आपको कॉम्प्रिहेंशंस जो है वो बहुत इन डेप्थ और सेंसिबली करनी है। ओके, अब बताओ मुझे, व्हाई इज शी अनकंफर्टेबल, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या है हमारा। ओके, व्हाट इज द आंसर फॉर 9। ओके, बताओ, ध्यान से देखो और बताओ। शी इज फीलिंग कोल्ड, ये कहीं नहीं दिया गया। शी इज अफ्रेड द बेबी विल वेक अप, यस, बिकॉज थ्रू आउट व्हाट हैज शी बीन प्रेइंग, ये देखो, सो शी प्रेड लिटिल बेबी डोंट वेक डोंट क्राई, तो यस ये वाला तो होगा कि शी इज अफ्रेड कि बेबी जो है वो जाग जाएगा। सो ये तो हमारे उसमें आएगा, तो बी ऑप्शन में आएगा, तो ये हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा हो नहीं सकता। अब हमें इनमें चुनना है। शी स्कैर्ड ऑफ द डॉग, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ, डॉग है,
वहां से भौंकते हुए चले जाता है, लेकिन वो कुत्ते से डरी हुई है ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है, सो आई विल नॉट प्रिज्यूम। जो क्लियरली दिया है हम उसी के साथ जाएंगे। शी इज अफ्रेड ऑफ एन अटैक, यस शी इज अफ्रेड ऑफ एन अटैक। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर ये दिया हुआ है कि शी व्हाट डज शी वांट टू डू, शी थॉट ऑफ मेनी थिंग्स शी माइट डू टू डिसीव हिम इनटू द आइडिया दैट शी वाज नॉट अलोन। इससे हमें क्या पता चलता है कि शी वाज अफ्रेड ऑफ एन अटैक, उसको डर था कि ये व्यक्ति जो है ये हमला ना कर दे, और हम साफ देखते हैं कि वो व्यक्ति अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। सो यस, ओके वन सेकेंड, यस शी इज अनेबल टू स्लीप, ये कहीं नहीं दिया हुआ, बिगनिंग में हम देखते हैं वो सो गई थी। तो बी एंड डी, वेयर इज बी एंड डी, हियर इज बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 9, बी एंड डी, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, करेक्ट। आगे चलिए मेरे साथ, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट टू गैल्वनाइज्ड। ओके, क्या केमिस्ट्री में आपने गैल्वनाइजेशन के बारे में पढ़ा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो? ओके, गैल्वनाइजेशन क्या होता है? ओके, ये एक मेटल के ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं, मेटल के ऊपर आप जिंक कोट करेंगे ताकि रस्टिंग ना हो, ये वहां पर यूज होता है। तो इसके लिए हमें क्या बताना है? क्लोजेस्ट टू गैल्वनाइजेशन, हीटेड अप, वेल लिट, मोल्डेड विद अ हैमर या कोटेड। ये सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं। यस, कोटेड, कोटेड, यस दिस इज माय आंसर, डी आंसर है, डी इज योर आंसर, माई आंसर इज कोटेड। यहां पर कोटेड का मतलब क्या है? कोटेड का मतलब एक लेयर बना देना उसके ऊपर। द मेटल वॉज कोटेड विद एबीसी मेटल जो भी है, ठीक है, कोटेड। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि QUOTED ये क्या होता है? ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, बताओ इसका मतलब क्या होता है? दिस इज फॉर यू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, अब हम आ गए हैं हमारी थर्ड कॉम्प्रीहेंशन पर। वी आर ऑन अ थर्ड कॉम्प्रीहेंशन। जो सेकंड वाली थी थोड़ी मुश्किल थी, बहुत डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज नहीं थी, तो हो सकता है उसमें आपकी एक मिस्टेक हो गई हो। फाइन, चलो इस पर चलते हैं। यहां पर देखते हैं, नॉलेज हैज मेनी फॉर्म्स एंड इट इज अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस। इट इज अक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस। तो नॉलेज होती है जानकारी, उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ओके, और वो अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पर। इट इज अक्वायर्ड मतलब पाना, एजुकेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस के थ्रू। इट इज अवेलेबल इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद टीचर्स, इन लाइब्रेरीज, इन रिसर्च पेपर्स, seminar proceedings and in various organizations and workplaces with workers, managers, in drawing, in process sheets and on the shop floor। यहां पर हमारे इस पूरे पैसेज में क्या कवर किया गया है? Where is knowledge available? नॉलेज कहां पर उपलब्ध है, ये हमसे बताया गया है। क्लियर टिल हियर? आगे चलो। ओके, नॉलेज दो क्लोजली लिंक्ड टू एजुकेशन, नॉलेज का बहुत क्लोज लिंक है एजुकेशन के साथ। ओके, एजुकेशन से तो मिलती ही है। इट कम्स इक्वली फ्रॉम लर्निंग स्किल्स सच एज दोज पोजेस्ड बाय आवर आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, हकीम हमारे ये जो देसी दवाई देते हैं उन डॉक्टर्स को, डॉक्टर तो नहीं है ये, वैद वगैरह, वैद, फिलोसोफर्स एंड सेंट्स, एज ऑल्सो आर हाउसवाइफ्स। तो एजुकेशन के अलावा और कहां से नॉलेज मिलती है वो यहां दिया गया है। ओके, इस यहां पर क्या कवर किया गया है आपका? अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज? आपको कहां कहां से और नॉलेज जो है उसकी प्राप्ति होगी, ये सारा इसमें दिया गया है। ओके, नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर परफॉर्मेंस एंड आउटपुट टू। Our heritage and history, rituals, epics and traditions that form part of our consciousness are also vast sources of knowledge, as are our libraries and universities। और नॉलेज कहां से मिलता है? ये भी सोर्स ही है कि नॉलेज की कौन कौन सी सोर्स है।
देयर इज एन अबंडेंस ऑफ अनऑर्थोडॉक्स अर्दी विजडम इन आर विलेजेस, हमारे गांवों में भी से भी हमें नॉलेज मिलता है. देर आर हिडन ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज इन आर एनवायरमेंट, इन ओशंस, बायो रिजर्व्स एंड डेजर्ट्स, इन द प्लांट एंड एनिमल लाइफ. एवरी स्टेट इन आर कंट्री, हमारे देश का जो हर एक राज्य है, इट हैज अ यूनिक कोर कॉम्पिटेंस, उसकी अपनी क्षमता है, और वो भी एक नॉलेज सोसाइटी फॉर्म करता है. पूरे पैसेज में क्या है, नॉलेज कहाँ कहाँ से आती है, स्किल से आती है, गांवों से आती है, ओशंस से आती है, हमारे जो बहुत सारे लोग काम करते हैं आर्टिस्ट वगैरह वहां से आती है, उसके बारे में ये पैसेज है. नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. मैंने एक लाइन आपके लिए पढ़ दी. अब देखो, हाउ इज नॉलेज अक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार हम नॉलेज कैसे अक्वायर करते हैं. बाय लर्निंग एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके. अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स पूरे पैसेज में कहीं नहीं है. बाय गेटिंग स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट आपके सामने क्या है कि स्किल्स वगैरह लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर, या फिर हम हार्डवर्क और सिंसियर होकर. ये हार्डवर्क और सिंसियरिटी भी हमने कहीं नहीं पढ़ा. टॉयलिंग डे एंड नाइट, टॉयलिंग का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड. अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो क्या हम अक्वायर करेंगे. ओके, अब मैं देखती हूं पैसेज में क्या ये दिया है. बाय गेटिंग स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन. ओके, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इट इज ये रहा. ओके, इट इज अक्वायर्ड थ्रू इन एजुकेशन इंफॉर्मेशन. यहां पर तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है ही, इसके अलावा कहीं स्किल्स भी दिया गया है. क्या देखते हैं, नॉलेज दो क्लोजली लिंक टू एजुकेशन कम्स इक्वली फ्रॉम लर्निंग स्किल्स. यस, देखो एक आंसर दो पार्ट्स में है, तभी तो मैं आपसे ना ये मैं क्यों लिखती हूँ, वाई, जैसे मैंने यहाँ क्यों लिखा वेयर इज नॉलेज अवेलेबल, ये इसीलिए लिखा ना कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या जानकारी है, सेकंड पैराग्राफ में क्या जानकारी है, थर्ड में क्या जानकारी है, फिर आप एग्जैक्टली उसी जगह पर ढूंढते हैं. तो अब इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, इसके लिए हमारा आंसर अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो हमारा आंसर यहां पर बी है. क्वेश्चन नंबर 11, बी इज द राइट आंसर. बाय गेटिंग स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन वी गेट नॉलेज. इन द ऑथर्स ओपिनियन नॉलेज इज अवेलेबल. नॉलेज कहां पर अवेलेबल है ऑथर की ओपिनियन में, केवल किताबोों में ऐसा नहीं है. इन द कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल ऐसा नहीं है. ऑल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ इन आर हेरिटेज एंड हिस्ट्री. ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा. अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें हमारा ऑल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ. ओके, क्योंकि उसने ये भी कहा, देखो अगर आप ध्यान से देखें हमारे हकीम वकीम सारे जो है उन्होंने मेंशन किए हैं. ओके, यहां पर देखो. ओके, हाँ, नॉलेज प्लेज अ वेरी, ये देखिए यहां पर knowledge is closely linked with education, come from learning skills, those possessed by artists, hakim, वैद, ये सारा, and also are housewives. ओके, तो ये सारे का सारा जो है नॉलेज हमारी लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटीज में, तो सारा ऑल एक्टिविटीज जो है इसमें कवर हो गई. आगे चलो अगला देखते हैं हम. Why does the author feel that our history is a vast source of knowledge? ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ नॉलेज. इट इज इजीली अवेलेबल इन बुक्स. हिस्ट्री कैन टीच अस इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लाइफ. वी कैन लर्न अबाउट किंग्स एंड क्वींस एंड देयर लाइव्स. या बिकॉज ऑल पीपल हैव अ डीप इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. सब लोगों का हिस्ट्री में डीप इंटरेस्ट है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए 13 के लिए आप बताइए, या फिर मैं आपको हिस्ट्री वाले पैराग्राफ पर लेकर जाऊं. हिस्ट्री वाले पैराग्राफ पर ले जाती हूं. ओके, हिस्ट्री वाला पैराग्राफ यहां नहीं है, इसके बाद हमारा हाउसवाइफ्स वाला आया था, फिर कहीं हिस्ट्री वाला आया था. यहां पर है कहीं हिस्ट्री. हाँ, आर हेरिटेज एंड हिस्ट्री, रिचुअल्स, एपिक्स एंड ट्रेडिशंस form a part of our consciousness, are also vast sources of knowledge as are libraries and universities. There is an abundance of unorthodox earthy wisdom in our villages. These are hidden treasures of knowledge. ये सारा यहाँ दिया है. ओके, तो अब मैं देखती हूँ ऑप्शंस में क्या हो सकता है हमारा. देखिए, इट इज इजीली अवेलेबल इन बुक्स, ये तो एलिमिनेट हो गया. किंग्स एंड क्वींस के बारे में कुछ नहीं दिया, एलिमिनेट हो गया. पीपल हैव अ डीप इंटरेस्ट, ये भी नहीं. हिस्ट्री कैन टीच अस इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लाइफ. क्वेश्चन नंबर 13, आंसर हियर इज बी. बी इज द राइट आंसर. हाउ इज नॉलेज हिडन इन नेचर?
नेचर में नॉलेज किस प्रकार छिपा हुआ है? नेचर में ये पूछा गया है। नेचर हाइड्स मेनी सीक्रेट्स इन इट सेल्फ। ऑब्जर्विंग नेचर कैन हेल्प अस सी द इंटर रिलेशन, आपसी क्या संबंध है? ओशंस, डेजर्ट, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ टीच अस लेसन्स अबाउट लाइफ। द डेजर्ट टीचेस अस हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। ये हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। इसका आंसर बताइए मुझे, 14 का आंसर क्या होगा? 14 ठीक है, बताइए 14 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 इज इन फ्रंट ऑफ यू। आंसर ये है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है, 14 का आंसर ये ओशंस, डेजर्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स टीच अस लेसन्स अबाउट लाइफ, ये हमारा आंसर है। अब मैं आपको आंसर वहां पर ले जाकर दिखा देती हूं। उसमें बायो रिजर्व्स काफी सारा मेंशन था। ओके, नहीं यहां नहीं, यहां देखो। ओके, hidden treasures of knowledge in our environment in ocean, biosphere, desert and plant and animal life, ये वाला। ओके, हियर इज योर आंसर। आगे चलें अगले पर, ये भी हो गया हमारा। हाँ, हाउ इज एवरी स्टेट इन इंडिया यूनिक? हर स्टेट इंडिया में यूनिक कैसे है? ओके, बिकॉज पीपल हु लिव देयर आर यूनिक, वहां पर रहने वाले लोग यूनिक हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिफरेंट इन ईच स्टेट। क्या आपने कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जो पैसेज में दिया है वही करना है, काटा लगा दो। बिकॉज ईच स्टेट हैज डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज, यम सम स्टेट्स आर गिवन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का भी कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। और ये लास्ट लाइन है आपके पैसेज की, ये देखो, एवरी स्टेट इन आवर कंट्री हैज अ यूनिक कोर कॉम्पिटेंस फॉर अ नॉलेज सोसाइटी। कॉम्पिटेंस होती है क्षमता, आपकी कैपेसिटी फाइट करने की, वहां पर कंपीट करने की। ओके, तो यहां पर हमारा क्या होगा? ओके, यहां पर बिकॉज ईच स्टेट हैज अ डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज, दिस इज माय आंसर। आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, 15 के लिए सी इज माय राइट आंसर। अगले पर चले हम, चलिए आपको मैं ले चलती हूं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कॉम्प्रिहेंशन हमारी तीनों हो गई। सेकंड वाली थोड़ी सी मुश्किल थी, फर्स्ट वाली वेरी स्कोरिंग, आपके सारे करेक्ट होने चाहिए। जो थर्ड वाली भी थी ये भी स्कोरिंग, सिंपल लैंग्वेज में पूरा नॉलेज के बारे में ही दे रखा था। ओके, आई होप आपने भी नॉलेज अक्वायर की होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, यू हैव टू डू द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको दिया गया है ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए। ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन, ध्यान से देखिए, ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन, दिस इज इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में है। इसका मतलब क्या है कि उसको चेयरमैन अपॉइंट किया गया। यहां पर देखो, चेयरमैन अपॉइंटेड हिम, चेयरमैन ने उसे अपॉइंट किया, क्या मीनिंग चेंज हो गया? मीनिंग हैज चेंज्ड और नॉट? यस, मीनिंग ही बदल गया, बिल्कुल। तो ये वाला मैं एलिमिनेट कर देती हूँ, काटा लगा देती हूँ, ठीक है। दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, यू अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, ही अपॉइंटेड चेयरमैन। उसने चेयरमैन को अपॉइंट किया, इसका मीनिंग ये निकलता है, ये भी गलत। यहां पर भी मीनिंग चेंज हो गया है, मीनिंग इज इनकरेक्ट, इस पर भी काटा लगा दो। ऊपर चलो 16th पे। ओके, यू अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। ओके, यहां पर यू कहां से आया? क्या यहां पर कहीं दिया है? नहीं, इस पर भी काटा लगाओ। दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, यस, ये हमारा आंसर होगा। ये भी परफेक्ट तो नहीं है, ये भी परफेक्ट तो नहीं है, बट जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ए इज द आंसर। ओके, अगेन एक्टिव पैसिव, माय फादर विल राइट अ लेटर। क्या आप ट्रेंड समझ पा रहे हैं? अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूं, दो सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव से, दो सेंटेंसेस नरेशन से आ रहे हैं, एक में एक्टिव से पैसिव में बदलो, पैसिव से एक्टिव में बदलो, और दूसरा कैसा आ रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करो और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करो, इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। देखो, माय फादर विल राइट अ लेटर, दिस इज इन विच टेंस? दिस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। माय फादर विल राइट अ लेटर, यहां पर वॉज रिटन हो गया, टेंस बदल गया, काटा लगा दो। विल हैव बीन रिटन, टेंस बदल गया, हैव क्यों आया? ये परफेक्ट टेंस में होता है, काटा लगा दो। अ लेटर इज नाइदर बाय माय फादर, ये नाइदर कहां से आया? काटा लगा दो, नहीं हो सकता। अ लेटर विल बी रिटन बाय माय फादर, एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 17, डी इज द करेक्ट आंसर।
17 के लिए हमारा आंसर क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं 17 के लिए आंसर जो है हमारा डी है। और केवल टेंस आइडेंटिफाई करके हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। आप टेंस के बेसिस पर ही एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, आपका टेंस चेंज नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2, मीनिंग चेंज नहीं होता। उस इन चीजों का आप ध्यान रखो। जो हमारा पूरा लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें ये चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई गई हैं। अगर आप अटक रहे हैं, वापस जाइए, उन वीडियोस को देखिए। गलती आइडेंटिफाई करके वो कैसे सही की जाएगी, ये आपके काम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप में से बहुत लोग तो गलती नहीं आइडेंटिफाई करते थे, बस प्रैक्टिस करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो। जो आपसे नहीं हो रहे, जो आपसे गलत होते हैं, उनको भी तो सही करना सीखना है ना। तभी तो आपको वापस जाना है और सारे वीडियोस देखने हैं। इंग्लिश का जो हमारा लुमिनेयर का मास्टरी कोर्स है उसको आप जरूर करें। नेक्स्ट यहां देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अनिल सेड अली डिजर्व्ड द प्राइज। डिजर्व्ड है यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सो दिस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, हम चेंज करते हैं भाई, और हम उसको किस में ले जाएंगे, हम उसको चेंज करेंगे टू पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहां पर है, केवल यहां पर है। यहां पर तो हैज है, नहीं हो सकता। यहां पर डिजर्व्स है, नहीं हो सकता। ओके, यहां पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब में ही गड़बड़ हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। Okay, is it clear? So what is my answer? My answer for this question here, question number 18, my answer is D. D is the correct answer. ठीक है जी, D is the correct answer. Answer 18 D. Is it clear? Question number 18 D. अगले पर चलो, choose the option which best expresses the following sentence in direct speech. इसमें the speaker said that टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अच्छा, ये वाला ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब हम नरेशन करते हैं, ओके, जब ये टॉपिक कवर किया जाता है तो उसमें कुछ आपको ऐसी सिचुएशंस भी बताई जाती हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं, किन सिचुएशंस में टेंस चेंज नहीं होता है, राइट। और उसमें एक सिचुएशन ये होती है कि अगर जो बात कही गई है वो एक फैक्ट है, वो एक फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब है, कोई ईडियम है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ओके, तो फिर टेंस चेंज नहीं होता। अब ये जो है टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, दो गलत एक सही नहीं कर देते, ये एक ईडियम है, एक ईडियम है, एक फैक्ट है ये, ओके। तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। और अगर नहीं बदलेगा तो आप ध्यान से देखो, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, डोंट मेक टू रॉन्ग्स राइट। अच्छा, ये तो मीनिंग ही बदल गया। यहां पर कह रहे हैं कि दो गलत अगर है, टू रॉन्ग्स है, तो वो एक सही नहीं कर देते। व्हाट रॉन्ग्स, यहां पर ये व्हाट रॉन्ग्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है। टू रॉन्ग्स एंड नॉट टू मेक, ओके, रॉन्ग्स एक नेगेटिव वर्ड है, साथ में हमने ये नॉट टू वगैरह लगा दिया, ये भी गलत हो गया। ये मैं थोड़ा डिटेल में भी इसलिए समझा रही हूं क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने मेल करके बोला, ओके, कि मैम इसमें तो टेंस चेंज हुआ ही नहीं था लेकिन फिर भी आंसर यही था। ये इसलिए आंसर है माय डियर क्योंकि ये जो बात आपको कही गई है ना, जो कही गई है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में जो पार्ट है, वो उसमें जो कहा गया है वो एक फैक्ट है। सो दिस इज माय राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19A। ओके, यहां पर हमारा प्रेजेंट टेंस में, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में ही होगा। 19A इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा क्या था, 19 के लिए हमारा आंसर जो है वो A था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। 20 इज इन फ्रंट ऑफ यू, वी आर गोइंग टू ट्राई टू डू दिस। ओके, बताइए, एंड द कोरोनेशन ऑफ मेनी have occurred here. Westminster Abbey is a large Gothic church, English and British monarch. ये आपको दिया गया, बताइए यहां पर क्या होगा। सबसे पहले ये किस चीज का क्वेश्चन है, दिस इज अ पैराजंबल क्वेश्चन। पैराजंबल वालों को आपको क्या करना होता है, पैराजंबल वालों में सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करो। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर।
आर वी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड ब्रिटिश मोनार्क्स? क्या हम इंग्लैंड और ब्रिटेन के मोनार्क्स की बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे चलते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक बड़ा सा चर्च है। इट इज अ लार्ज गॉथिक चर्च। ओके, उसके बाद सी ऑप्शन से मेरा केवल एक ही है। ओके देखो, बी बिगिनिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हैव अकर्ड हियर से स्टार्ट नहीं होते सेंटेंसेस। ओके, उसके बाद इसको देखो मैं, वेस्टमिंस्टर एबी इज अ लार्ज गॉथिक चर्च एंड द कोरोनेशन ऑफ मेनी। कोरोनेशन होता है राज्यभिषेक, और यहां पर अगर आप देखिए तो मेनी आ रहा है। ओके, मेनी क्या है यहां पर? मेनी एज एन एडजेक्टिव आ रहा है। मेनी एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। मेनी के बाद क्या आएगा? मेनी के बाद नाउन आएगा। ओके, मेनी इंग्लिश एंड ब्रिटिश मोनार्क्स। अच्छा, मेनी के बाद और एडजेक्टिव्स आए और उसके बाद मोनार्क्स, तो ए के तुरंत बाद डी आएगा। ए के तुरंत बाद डी यहां पर आया हुआ है। ओके, अब मैं पढ़ती हूं इसको। इट इज अ लार्ज गॉथिक चर्च एंड द कोरोनेशन ऑफ मेनी इंग्लिश एंड ब्रिटिश मोनार्क्स हैव अकर्ड हियर। उनका राज्याभिषेक यहां पर हुआ है। सो व्हाट्स माय आंसर? दिस इज ओनली माय आंसर। दिस इज ओनली माय आंसर। सी इज द राइट आंसर। C A D B. This is my answer. आगे, okay. Given below are 4 jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. The habit of drifting through or a definite plan for attaining it. The first one is life without a definite purpose. जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर आप ध्यान से देखें तो या तो सी बिगिनिंग है या ए बिगिनिंग है, या तो सी बिगिनिंग है या ए बिगिनिंग है। तो बी भी शुरू नहीं कर सकता और डी भी शुरू नहीं कर सकता। बताओ इसमें फिर क्या होगा हमारा? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर प्रोबेबली दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों की तुलना हो रही है। क्योंकि देखो, फर्स्ट वन इस तरह से दिया होता है ना, जब फर्स्ट वन, द इनिशियल वन, इस तरह से जब दिया होता है। अब बताओ 21 का आंसर हमारा क्या होने वाला है? Two habits are being compared here. Okay. हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करके देखिए क्या? फर्स्ट वन व्हाट? ओके, क्योंकि ज्यादातर हमारे सी बिगिनिंग है। द फर्स्ट वन इज, पहले वाला क्या है? द फर्स्ट वन इज। ओके, अब इज के बाद पहला वाला क्या है? तो वो प्रोबेबली कोई नाउन होगा, और तो बाद में आएगा, और तो बाद में आएगा ना। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा जब हम कंपैरिजन करते हैं, अगर और लगाए तो पहले एक चीज आएगी फिर दूसरी चीज आएगी। फर्स्ट वाली चीज यहां आएगी, सेकंड वाली चीज यहां आएगी। तो द फर्स्ट वन इज और अ डेफिनेट प्लान तो हो नहीं सकता। द फर्स्ट वन इज द हैबिट ऑफ ड्रिफ्टिंग थ्रू। सी होगा, सी के बाद हमारा ए होगा। ओके, ये नहीं हो सकता, सी के बाद बी और वाला नहीं आ सकता, तो इसको भी मैं काटा लगा देती हूं। ओके, आगे करते हैं। The first one is the habit of drifting through. Drifting through what? Drifting through life without a definite purpose. Okay? आप अपना जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं जिसमें आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, और अ डेफिनेट प्लान फॉर अटेनिंग इट। बी मेरा लास्ट होगा। या फिर आपके पास एक निश्चित प्लान है ताकि आप उसको पा सके। सी ए डी बी, सी ए डी बी इज हियर। यस, दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन 21, सी इज द राइट आंसर। कितने लोगों का इसमें सी ही आया, जरा मुझे बताइए। ओके, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, और ये आपको दिया गया है एडहॉक। आपने ये सुना होगा, मुझे ये मत कहना मैम हमने तो कभी ये वर्ड ही नहीं सुना, एडहॉक, ADHOC, एडहॉक। ओके, एडहॉक का मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है किसी निश्चित पर्पस के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए। The mayor appointed an ad hoc committee to study the project, concerned with municipal commission, concerned with elected members, concerned with a particular purpose only. आपके स्कूल्स में एड हॉक टीचर्स अपॉइंट होते हैं ना, वो उसी पर्पस के लिए अपॉइंट होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। 22C। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द फॉलोइंग वर्ड, और आपका वर्ड दिया गया है मैलिफाइड। ओके, ओ बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो स्ट्रक्चर को समझो, किस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं। एक तो इस वर्ड का मीनिंग पता हो, नंबर 1।
नंबर 2, आपको इतने सारे दिए गए हैं, अब आप मुझे बताओ कि क्या इसका ये मीनिंग है, ये मीनिंग है, ये है, ये है, ये है, इनमें से 2 हैं, इनमें से 3 हैं, इनमें से 4 हैं, कितने हैं? ओके बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, कीजिए आप इसको। 23, मैलाफाइड जो है ये एक लीगल टर्म है। जिन स्टूडेंट्स ने लॉ पढ़ा है ना, लीगल टर्म है मैलाफाइड इंटेंशन, यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट जब आपका इरादा होता है, मैलाफाइड इंटेंशन वो होता है, ये होता है चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द फॉलोइंग वर्ड। मैलाफाइड, तो क्या ये आफ्टर डेथ है? नहीं है। किसी की याद में है? नहीं है। इन बैड फेथ? यस, ये तो है। डिसेप्शन है? यस, ये भी है। ओके, इन बैड फेथ और गुड फेथ मतलब अच्छी इंटेंशन के साथ, बुरी इंटेंशन के साथ। गुड फेथ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सी एंड डी, अब सी एंड डी कहां है? सी एंड डी यहां है। सो दिस इज माई आंसर, डी इज गोइंग टू बी माई आंसर। इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलो। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, यहां पर देखिए असीड, यहां पर होगा हमारा डिसअग्री। डिसअग्री, डिसअग्री के बाद क्या है? कंसेंट एंड एक्सेस। कंसेंट और क्या है? एक्सेस। EXCESS। इज इट फाइन? ठीक है, बताइए। ओके, सिनोनिम बताना है आपको, और वर्ड आपको क्या दिया गया है? ये ACCEDE। बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 इज इन फ्रंट ऑफ यू। असीड का मतलब क्या होता है? यू अग्री टू अ डिमांड एटसेट्रा। अग्री टू अ डिमांड एटसेट्रा। ओके, अब यहां पर तो हमें क्या बताना है? इसका सिनोनिम बताना है। डिसएग्री तो इसका ऑपोजिट हो गया, ये हो नहीं सकता। तो बी, कंसेंट इज माई आंसर। बी, कंसेंट इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बी कंसेंट इज माई आंसर। ठीक है जी, चलो आगे चलें। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड डेसिफर। डेसिफर, और फिर देखो। ओके, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपके ये जो पेपर्स हैं, जिस तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम भी कैसे पूछ लिए जाते हैं। एक सेंटेंस दे दिया, एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया बताओ सिनोनिम क्या है। सिंपली वर्ड दे दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए। यहां पर देखो आपको इतने सारे दे दिए और फिर पूछा जा रहा बताओ इनमें से कौन कौन से हैं। ओके, काफी बार ये देखा गया कि स्टूडेंट को पता होता है कौन कौन से हैं, लेकिन जब वो यहां देखता है ना, यहां गड़बड़ कर देता है। वो यहां पर वो क्या देख रहा है? बी, और वो जाके सिंपल बी पे आंसर लगा देगा। नो, बी वेरी कॉशियस, बी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर डूइंग दीज। बताओ, डेसिफर करने का मतलब क्या होता है? ये है आपके सामने। कोड्स डेसिफर होते हैं, लैंग्वेजेस डेसिफर होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कोड्स और लैंग्वेजेस के साथ? क्वेश्चन नंबर 25 इज इन फ्रंट ऑफ यू, बताइए। यानी कि हम किसी मुश्किल चीज को समझ रहे हैं। डेसिफर करने का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट। किसी मुश्किल चीज को जब हम समझते हैं तो हम उसको डेसिफर कर रहे हैं। तो कंफ्यूज, ये तो होता है दुविधा में डाल देना। डिकोड करना, यस। नेगेट करना, नकारात्मक है उसको काट देना। इंटरप्रेट, समझना, समझाना, यस। इनएडिक्वेट, जो सफिशिएंट ना हो। ओके, हम इस तरह से कहते हैं ना कि जो हमें खाना दिया गया इट वाज इनसफिशिएंट। ओके, ये वो है। तो यहां पर बी एंड डी। ओके, बी एंड डी है क्या? यस, ये रहा बी एंड डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज माय आंसर? 25 के लिए डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव द आर्टिकल प्लेस्ड करेक्टली। वेरी नाइस। आर्टिकल ए एंड द, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बताओ किसमें आर्टिकल सही तरीके से नहीं लगा है? बताओ। This is the same pen that I borrowed from you last week. Maya is most likely the person to lead us. I will not be having breakfast today. Suyesh will be moving to a European city next month. Okay? ध्यान दो। ओके, यहां पर करेक्टली सिर्फ देखकर मत कर लेना, यहां पर नॉट भी है तो नॉट करेक्टली। नॉट करेक्टली। और यहां पर अब मैं आपको एक टिप देती हूं।
यहां पर टिप देती हूं मैं आपको। टिप क्या है? टिप ये है, जहां भी आप सेम देखेंगे उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना ही है। दिस इज the same t-shirt that I was wearing yesterday while making the videos. This is the same phone that I lost during my travel. Okay, this is the same boy that had applied for a job last week. This is the same question that you do wrong every time. सेम का मतलब क्या है कि किसी और से तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना की जा रही है वो स्पेसिफिक है ना। She is the same girl, he is the same boy, this is the same question, this is the same video, this is the same channel. समझ में आया कि नहीं आया? सेम के पहले हमेशा हमेशा द लगेगा। इतना ज्ञान देने के बाद पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए में गड़बड़ है। दिस इज द सेम पेन दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट वीक, सो व्हाट्स माय आंसर? ए। A is my answer. Let's move on. From the options given below, fill in the blanks with appropriate article. Dash cow is a dash noble animal. बताइए, ये यहां पर सिंपल आर्टिकल भरना है आपको। बताइए काऊ के पहले क्या लगेगा? एलिमिनेशन टेक्निक से अगर मैं करूं, काऊ, ओके, काऊ कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले ए लगता है, ओके, एन तो लग नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। ओके, अब ए लगेगा कि द लगेगा? नोबल एनिमल, नोबल भी कॉन्सोनेंट साउंड ही है, काऊ भी कॉन्सोनेंट साउंड है, नोबल के पहले एन नहीं लग सकता तो ये भी कटेगा, एन नोबल नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताओ यहां पर द लगे, अ काऊ इज अ नोबल एनिमल या द काऊ इज अ नोबल एनिमल? आर्टिकल्स वाले वीडियो में बहुत डिटेल में आपको ये करवाया और आप ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप किसी जानवर के बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं जो उस कैटेगरी के सभी जानवरों पर एप्लीकेबल है, ओके, जैसे मैं कहना चाहूं कि लोमड़ी एक चालाक जानवर होता है या एक चालाक जानवर होती है, ओके, हर प्रकार की लोमड़ी चालाक होती है, ओके, डॉग बहुत वफादार होता है, हर प्रकार का डॉग वफादार है, हॉर्स, ओके, वो एक बहुत ही ग्रेसफुल एनिमल है, सुंदर दिखता है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस, उनमें उस एनिमल के नाम के पहले द लगेगा। दिस इज अ रूल। द टाइगर इज अ ब्रेव एनिमल, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, द फॉक्स इज अ वेरी क्लेवर एनिमल, द क्रो इज अ कॉमन बर्ड इन इंडिया। समझ में आ गया? तो यहां पर मुझे द लगाना है, अगर द लगाना है तो ये रहा, द काउ इज अ नोबल एनिमल। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा आंसर क्या है? ए इज माई राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर माय डियर। आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सक्लामेटरी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये बहुत आ रहे हैं, एक्सक्लामेटरी में करो। एक सेंटेंस देंगे, बोलेंगे एक्सक्लामेटरी में करो, फिर एक्सक्लामेटरी देके उसका सिंपल बोलेंगे। डेक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस भी करना है। इट वॉज वेरी फुलिश ऑफ मी टू थ्रो माई मोबाइल। बताओ यहां पर एक्सक्लामेटरी मार्क है, यहां पर भी एक्सक्लामेटरी मार्क है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इट वॉज वेरी फुलिश ऑफ मी टू थ्रो माई मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए इसमें आंसर क्या होने वाला है 28 में? ओके, बताओ जल्दी से यहां पर। अब यहां पर देखो पास्ट टेंस है, इट वॉज वेरी फुलिश ऑफ मी, हाउ फुलिश आई एम दैट आई थ्रू माई मोबाइल। ओके, तो यहां पर ये गड़बड़ हो गई, आई एम अ फूल टू थ्रो माई मोबाइल, ये वाला भी हमारा यहां पर गड़बड़ हो गया। एम आई दैट फुलिश टू थ्रो माई मोबाइल, ये तो पैटर्न ही बदल गया, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ फुलिश ऑफ मी टू थ्रो माई मोबाइल। एब्सोल्युटली राइट, हाउ फुलिश ऑफ मी टू थ्रो माई मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 28 के लिए आप ध्यान से देखिए और अपने आप भी करने की कोशिश करो। 28 के लिए डी मेरा राइट आंसर है, ठीक है जी। चलिए आगे चलती हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर। ओके, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आई विश आई वर एन एस्ट्रोनॉट, काश मैं एक एस्ट्रोनॉट होता, ये आपको दिया गया। अब आपको इसको एक्सक्लेमेटरी में करना है। बताइए जब हम एक्सक्लेमेटरी में करते हैं तो क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आएंगे? यस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी आएगा, वो आपके सारे इस तरह के ओ, आ, वाओ,
अलास, ये सारे और भी एटसेट्रा 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 ये सब आते हैं। साथ में हमारा एक्सक्लामेटरी साइन या एक्सक्लामेटरी मार्क, ये भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस इस तरह से जो होता है ये आएगा। ओके अब यहां पर देखिए, आई विश दैट आई वॉज एन एस्ट्रोनॉट, यहां पर ये वॉज ही गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, प्लस ये ना आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड आया ही नहीं। आई विश दैट आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, ये भी गलत, ये भी गलत। अब हमें इन दोनों में चुनना है। ओ दैट आई वर एन एस्ट्रोनॉट, क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखो और बताओ, अब तो हिंट मैंने कितनी तगड़ी हिंट दे दी। अलास तो हो नहीं सकता, क्योंकि अलास जो है ये पछतावे के लिए होता है। यू आर रिग्रेटिंग समथिंग, वहां पर होता है ये, तो इसमें अलास क्यों होगा? नो। ओ दैट आई वर एन एस्ट्रोनॉट, यस, सी इज माई करेक्ट आंसर। This is going to be my answer. Answer here is going to be C. Okay, fill in the blank with the most appropriate preposition. Children are attracted dash anything that glitters. Glitter का मतलब होता है shine, चमकना। Children are attracted, simple, बहुत ही simple है, सब लोग करने की कोशिश कीजिए। Question number 30 is in front of you. 30 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? Question number 30. Okay, children are attracted to. ओके अट्रैक्टेड टू, आप किस चीज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? आई एम अट्रैक्टेड टू। ओके कुछ भी हो सकता है, पीपल आर अट्रैक्टेड टू मनी, पीपल आर अट्रैक्टेड टू फेम, पीपल आर अट्रैक्टेड टू फॉलोअर्स, पीपल आर अट्रैक्टेड टू फीमेल्स, जो भी आप कहना चाहें, अट्रैक्टेड टू। सो आंसर यहां पर सी, क्वेश्चन नंबर 30, सी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट, द टेबल इज मेड डैश वुड। 31 ट्रिकी है ये, और क्यों ट्रिकी है ये भी आपको बताया जाएगा। द टेबल इज मेड डैश, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए 31 का आंसर क्या होगा? द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ओके ये इसका आंसर है। कोई चीज किसकी बनी है? इट इज मेड ऑफ, और फिर आप उस मटेरियल का नाम लिखेंगे। द बुक इज मेड ऑफ पेपर, ओके, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके आप में से बहुत लोग इसमें बाई लगा देंगे। नो, बाई के बाद किसने बनाया? डूअर कौन था? मेकर कौन था? वो आता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ए, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 31, ए ऑफ, दिस इज योर आंसर। Select the most appropriate modal to be filled in the blank in the sentences given below. I dash visit my friend daily when she was in the hospital. Okay, बताइए यहां पर। I can visit my friend daily? No. Can तो प्रेजेंट में पोटेंशियल दिखाने के लिए होता है। प्रेजेंट में पोटेंशियल, I can teach, I can speak in 3 languages, I can cook, I can sing, I can dance, I can make you improve your score if you listen to me, right? तो can तो होगा नहीं। I could visit my friend daily, मैंने क्या बताया आपको कि can तो जो है पोटेंशियल के लिए होता है। used to, पास्ट में कोई काम आप किया करते थे। I used to study in Delhi University. I used to stay in the hostel. I used to walk down to my college. याद करो, पुराने टाइम के कोई भी चीज आप याद कर सकते हो, अपने बचपन की याद कर सकते हो। I used to ride my cycle in the evening. I used to have an ice cream with my grandmother. तो मैं अपने फ्रेंड से हॉस्पिटल में मिलने जाया करता था, या जो भी है। I used to, ये हमारा आंसर होगा बी। I used to visit my friend daily when she was in the hospital. जब मेरी फ्रेंड अस्पताल में थी मैं उनसे मिलने जाया करता था। used to, ठीक है। ये जो should है ये एडवाइस के लिए होता है, और could पास्ट में पोटेंशियल के लिए। सो आंसर बी। Since the remote is with my mother, I dash not switch on the TV. क्योंकि रिमोट मेरी मदर के पास है, I dash not switch on the TV. देखो, since the remote is with my mother, I dash not switch on the TV. अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर क्लियरली आपका प्रेजेंट टेंस यूज है कि रिमोट मेरी माँ के पास है। ओके, सिंस द रिमोट इज विद माई मदर, माइट पास्ट टेंस है, वुड पास्ट टेंस है,
कुड पास्ट टेंस है, केवल कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में है। सिंस द रिपोर्ट इज विद माई मदर आई कैन नॉट स्विच ऑन द टीवी। क्वेश्चन नंबर 33, माई आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी। डी इज द राइट आंसर। अ लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर कैसा लेटर है? इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल या पर्सनल? वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, 34 के लिए हमारा आंसर क्या होगा? लेटर टू द एडिटर इज अ फॉर्मल लेटर। सिंपल, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको जब लेटर राइटिंग सिखाई जाती है उसमें सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि भाई दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फ्रेंड को लिखा जाए, टीचर को लिखा जाए, बहुत सारे, फिर ये इस कैटेगरी में है, ये इस कैटेगरी में, यही तो होता है। ओके, 34 सी। In a formal letter we write sincerely. Wow, what a question. What a question. 4.8 out of 5. ये इसकी रेटिंग दूंगी मैं। ट्रिकी होने में, ट्रिकी होने में आप लोगों की जान निकल जाएगी कि ये होगा या ये होगा। In a formal letter we write dash sincerely. ओके अगर मैं आपके स्कूल में टीचर होती तो मैं क्या करती? इफ आई वर ए टीचर इन योर स्कूल, ओके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इतना सारा पढ़ते हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको उसकी फॉर्मेट रटवाती कि ये होगी फॉर्मेट, और नीचे आपको योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली जो लिखना है वो कैसे लिखना है बताओ। ओके देखो, योर तो हो नहीं सकता, योर के बाद तो कोई भी चीज आएगी, जैसे योर फादर, योर मदर, कोई नाउन आता है, तो ये वाला योर्स है या ये वाला योर्स है बताओ मुझे। 35 में बी और सी में जो है क्लोज कंपटीशन है। बताइए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ये तो पोजेसिव है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये पोजेसिव है। कोई चीज जब आप पोजेस करते हैं ना, ये वहां पर आता है। योर हाउस, योर बुक, योर वीडियो, योर इंस्टीट्यूट, योर क्लासेस, योर क्वेश्चन, योर आंसर, योर बिहेवियर, ये वहां आता है। इन दोनों पर आ जाओ, इन दोनों की ही तो मेन लड़ाई है कि इन दोनों। और ये क्या है? यू, ये तो सिंपल प्रोनाउन है, हमें लास्ट में ही लिखना है ना आपका। तो यहां पर बताइए 35 में, 35 में यस ये है, ये सी, दिस इज माई आंसर। 35 के लिए सी। और होमवर्क के लिए आपको कुछ दे दूं, बताना जरा मुझे इसका क्या मतलब होता है। ऐसा कोई शब्द भी है कि नहीं कि ये भी कोई नई खोज की गई है आपके लिए? सी इज माई राइट आंसर, ये वाला योर्स, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। Part of the following sentences are given as options. Identify the segment that contains a grammatical error. Okay, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हो सकता है एक पार्ट नो एरर भी हो। आपको ये बताना होता है कि सेंटेंस में अगर एरर है तो वो कहाँ है। ओके, स्केर्सली डिड आई रीच द स्टेशन, nervous and tense, then the train sped away, leaving me only in a strange place। और लास्ट पार्ट है आपका नो एरर। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एरर कहाँ है। आप देखिए, आप करने की कोशिश कीजिए, मैं तो बता ही दूंगी। दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। क्विकली क्विकली क्लास, क्वेश्चन नंबर 36 इज इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई डूइंग दिस। 36 को करेंगे आप मेरे लिए, चलिए बताइए 36। वेयर इज द एरर? हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्केर्सली के साथ पेयरिंग किसकी होगी? SCARCELY, स्केर्सली के साथ पेयरिंग केवल व्हेन की होती है, तो एरर मेरा दैन में है, दैन में एरर है। अगर आपको सेंटेंस में स्केर्सली नजर आए और उस सेंटेंस में दैन भी आया हुआ है, जैसे यहां पर, यही मिस्टेक होती है। 90% केसेस में आपको यही मिस्टेक मिलेगी। ओके, अगर ये मिस्टेक नहीं है तो क्या होगी? तो सेकंड मिस्टेक जो ऐसे सेंटेंसेस में मिलती है वो ये मिलती है कि ये सेंटेंस इन्वर्जन के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सेंटेंस इन्वर्जन क्या होता है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर बिगिनिंग में स्केर्सली, रेयरली, हार्डली, बेयरली, सेल्डम इस तरह के वर्ड्स आए हुए हैं तो उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे इस केस में ये डिड आया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? ये सारे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ओके, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये आता है और उसके बाद फिर आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा। जैसे यहाँ पर आई आया हुआ है, ये या तो ये वाली गड़बड़ होगी, या फिर इस तरह से अगर लिखा होता स्केर्सली आई डिड रीच द स्टेशन, वो गड़बड़ हो जाती। ओके, इस चीज को आप नोट करें कि यही एरर्स आते हैं
तो यहां पर बी पार्ट में मेरा एरर है, बी हैज एन एरर। 36 बी, parts of the following sentences are given as options, identify the segment that contains a grammatical error। फिर यहां पर spot the error का क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, स्पॉट द एरर का ये जो अभी आया था ये तो इजी नहीं था, स्पॉट द एरर इन फ्यूचर इजी हो जाएगा। Your short story should feature a protagonist who undergoes a challenging situation which result in new learning as self discovery of some kind। ये आपके सामने है, बताइए। योर शॉर्ट स्टोरी शुड फीचर अ प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी। योर शॉर्ट स्टोरी शुड फीचर अ प्रोटैगनिस्ट हु अंडरगोज अ चैलेंजिंग सिचुएशन, जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन से होकर गुजरता है। अब ध्यान दो, यहां पर ये जो विच है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है। ओके, प्रोनाउन वाले चैप्टर में व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बिल्कुल डिटेल में कराया है। अगर सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन नजर आता है तो किस टाइप का एरर होता है मैं वो समझा रही हूं, ध्यान देना। आप विच के तुरंत पहले देखिए क्या आया है, विच के तुरंत पहले आया है अ चैलेंजिंग सिचुएशन। ओके, चैलेंजिंग सिचुएशन ये क्या है? ये सिंगुलर है। आप ये देखिए कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ेगा, फर्स्ट पार्ट को लेटर पार्ट से यहां जोड़ रहा है कि स्टोरी में क्या हो, स्टोरी में एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें व्यक्ति जो है चैलेंजिंग सिचुएशन से गया जिससे कि उसकी नई लर्निंग वगैरह वो हुई। ओके, अब ये सिंगुलर है तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस होगा। तो यहां पर ये सिंगुलर था तो रिजल्ट जो है हमारा RESULT, रिजल्ट यहां पर वर्ब के रूप में आ रहा है। ओके, और ये वाला कौन सा वर्ब है? ये प्लूरल है, मुझे रिजल्ट का रिजल्ट्स करना है बिकॉज रिजल्ट्स इज द सिंगुलर वर्ब, रिजल्ट्स इज द सिंगुलर वर्ब। अगर हम वर्ब के साथ एस या es जब लगाते तभी तो वो सिंगुलर बनता है। रिजल्ट इज इनकरेक्ट, यहां पर होगा रिजल्ट्स। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 सी इज माय करेक्ट आंसर। ओके, ज्यादा डिटेल में समझने के लिए जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें प्रोनाउन वाला वीडियो ध्यान से देखेंगे आप। ओके, आगे। Complete the following sentence by using an appropriate phrasal verb. We must try to wipe out turnover, stand by या turn up। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्विकली, क्वेश्चन 38 इज इन फ्रंट ऑफ यू। 38 का आंसर मुझे बताएंगे आप लोग? देखो, वी मस्ट ट्राई टू, वाइप आउट मिटा देना, वाइप आउट होता है मिटा देना। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी है गरीबी, मेनी पीपल आर पुअर एटसेट्रा, वो वाला। तो यहां पर वी मस्ट ट्राई टू वाइप आउट, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 38 के लिए मेरा आंसर क्या होगा? 38 के लिए आंसर जो है हमारा वाइप आउट। ठीक है, वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना, इराडिकेट करना, बीमारियां वगैरह खत्म करने की कोशिश की जाती है। यस, we must try to wipe out war, we must try to wipe out diseases। yes, correct। okay, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है? नेक्स्ट आपको दिया गया है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब तो किसी चीज को फ्लिप करना भी होता है, जैसे हम कहते थे ना टर्न ओवर द पेज, वो भी होता है टर्नओवर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और क्या है आप देखिए, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट। ओके, और टर्न अप ये भी यहाँ पर है। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पहुंचना, अराइव करना। ओके, जैसे मैं कहूं 10 पीपल टर्न्ड अप फॉर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग के लिए 10 लोग आए या 10 लोग पहुंचे। सो ए इज माय आंसर हियर। Complete the sentence using appropriate phrasal verb. A committee was set up to dash the problem। और देखो सारे phrasal verb जो हैं ये लुक से हैं। Don't eliminate anything in vocabulary। हमने पूरी सीरीज बनाई आपके लिए, idioms, phrases, one word substitution, confusing words, homonyms, phrasal verbs। ओके, इसके अलावा आपको स्पेलिंग भी करनी है, आपको synonyms करने हैं, आपको antonyms करने हैं, and then you will become all potent and all powerful। चलो बताओ। A committee was set up to dash the problem, to look for the problem। लुक फॉर तो किसी चीज को ढूंढना होगा, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक अप, दीज आर योर ऑप्शंस। क्वेश्चन 39
39 के लिए लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट। आंसर यहां बी है, क्वेश्चन 39 बी इज द राइट आंसर। ओके, सीबीआई विल लुक इनटू द मैटर, द प्रिंसिपल विल लुक इनटू द मैटर। समझ में आया? लुक फॉर मीन्स टू सर्च फॉर समथिंग। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, I am looking for a good institute, I am looking for good practice papers. Okay, look after किसी का ध्यान रखना, a mother looks after the baby. समझ में आया? In the absence of the mother, the domestic help looked after the baby. Okay, and ये है look up ऊपर देखो, बस सिंपल look up at the ceiling. Okay, अब मैं अगर look up के साथ to लगा दूं, look up to, इसका बताओ क्या मीनिंग होता है? क्योंकि फ्रेजल वर्ब में जरूरी नहीं कि केवल एक ही आपका प्रेपोजिशन हो, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। लुक अप टू, आप इसका मीनिंग बताइए। मैचिंग, वी आर हियर मैचिंग, और ये टॉपिक है हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स से, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ओके, आप इनमें कंफ्यूज होते हैं, आपको पता नहीं कौन सा है। ओके, ये वाला जो वेदर है ये है आपका मौसम, ये जो वेदर है ये है यदि। ओके, सो ए गोज विद 4, वेर इज ए विद 4? ए विद 4 इज ओनली हियर, हियर बी। सी गोज विद 1 and this goes with wholly और completely। जैसे मैं कहूं you are quite right, मतलब आप करीब करीब काफी हद तक सही हैं। ओके, और वो दूसरे वाला quite जो है वो है शांत। Arrange the following segments to create a meaningful sentence. We are on para jumble. Of the great amphitheater of hills of any kind in sight, I was sitting on the southern edge without a habitation. Very very simple. Subject identify करना गजब easy. Of से तो start नहीं होगा। कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। I was sitting, C से start होगा, ये first part है। I was sitting on the southern edge, on the southern edge, C beginning, तो इसको मैं काटा लगा दूं। ओके, on the southern edge of what? Southern edge of what? ये बताइए ना मुझे, किसी की भी तो साउथ एज होगी। I was sitting on the south edge of a great amphitheater of hills. अब amphitheater वन वर्ड में आता है, आप बताएंगे मुझे what exactly is an amphitheater? AMPHITHEATRE, एम्फीथिएटर क्या होता है? इज इट एन ओपन थिएटर, ओपन अरीना? व्हाट एग्जैक्टली इज एन एम्फीथिएटर, ये बताओ। ओके, देखो फर्स्ट ये हो गया हमारा, उसके बाद ए आएगा, सी फॉलोड बाई ए, इसमें नहीं है तो इसको मैं काट देती हूँ। I was sitting on the southern edge of a great amphitheater of hills, okay, without a habitation, वहां पर कोई नहीं रह रहा था, of any kind in sight, ओके, वहां कोई भी नहीं रह रहा था जहां तक मैं देख सकता था। ओके, तो ये 1 होगा, फिर ये 2 आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा, विदाउट अ हैबिटेशन ऑफ एनी काइंड इन साइट। सो बी हमारा लास्ट कहां पर है? बी हमारा लास्ट यहां पर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 41। Select the antonym of the word session, CESSATION। ओके, ये वर्ड सुना है, सीज। सीज का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 42 इज हियर। ओके, ये आपके सामने है सेशन, बताइए इसका मतलब क्या है? ओके, इट मीन्स टू स्टॉप और एंड समथिंग। इट मीन्स टू स्टॉप और एंड समथिंग, किसी चीज को रोकना या खत्म करना। तो हमें इसका ऑपोजिट बताना है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा परपेचुएशन। यस, दिस इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट। 42 डी इज द राइट आंसर। 42 परपेचुएशन। परपेचुएशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखेंगे हम, एंड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। ये जो कंटिन्यूएशन है ये भी इनडेफिनेट है। डी इज माई आंसर। इंटरमिशन तो इंटरवल होता है जो किसी चीज के बीच में हो जाए। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस बाधा। एग्जैगरेशन, बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसको बद से बदतर कर देना। यस, ये यही हमारे मीनिंग्स हैं। फाइन, एग्जैगरेशन, ओवर स्टेटमेंट वगैरह। सो आंसर हियर इज डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
यू हैव टू गिव मी द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हैगर्ड। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है ऑपोजिट। ठीक है, ये देखिए हैगर्ड है आपके सामने। ओके, रोबस्ट, इमैसिएटेड, गॉन्ट, लाइवली, हीनियस, ये हमारे ऑप्शंस हैं 43 के लिए। ये हमारे ऑप्शंस है। मैं सबके मीनिंग बताती जाऊं। ओके, सबसे पहले तो हैगर्ड का ही बता देती हूं। ये होता है वोर्न आउट, ये होता है एग्जॉस्टेड, बहुत ही थका हुआ सा, गरीब सा जब लुक हो जाता है ना, वहां पर कहते हैं ही हैड अ हैगर्ड लुक। रोबोस्ट, स्ट्रॉन्ग, हमारे जो रेसलर्स होते हैं दे हैव अ रोबोस्ट लुक। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट वाला वर्ड है, ओके, ये होता है थिन एंड वीक, बहुत ही कमजोर। जो साउथ अफ्रीका के बच्चे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, उनकी थोड़ी ये ऐसी वाली लुक होती है। तो यस, हमें इसका ऑपोजिट ऑपोजिट बता रहे थे, तो सिमिलर हो गया, ये तो सिमिलर हो गया। फिर ये वाला देखो, GAUNT, गॉन्ट। ओके, ये क्या होता है? ये भी होता है लीन, हैगर्ड, दुबला पतला। फिर है लाइवली, लाइवली होता है जिस फुल ऑफ लाइफ, बहुत ही जोशीला, फुल ऑफ लाइफ, उसको हम कहेंगे लाइवली। ओके, और लाइवली के बाद यहां पर देखिए आपको और क्या दिया गया है? हीनियस। हीनियस होता है इविल, वेरी बैड, और इट इज नॉट रिलेटेड टू लुक्स। आप कैसे दिखते हैं इसका उससे लेने देना नहीं है। हीनियस क्राइम वगैरह हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से ऑपोजिट चुनेंगे। क्या ए होगा ऑपोजिट? अगर वो दुबला पतला एग्जॉस्टेड सा था, तो यहां पर जो है ये स्ट्रॉन्ग है। सो 43 के लिए यस, ए होगा। वो थका हुआ था, ये जोश में है, तो लाइवली भी होगा। ये दोनों तो हमारे सिनोनिम्स हो गए, कंफ्यूज मत होना। ए एंड डी, बी इज द आंसर। बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तभी मैं कह रही हूं प्रिपेयर वेल। आप अपने अस्त्रों शस्त्रों से लैस होकर एकदम चार्ज होके जाएं। ओके, और ये चार्जिंग तभी आएगी जब प्रेपरेशन राइट हो, हवा में नहीं आएगी चार्जिंग। ओके, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच एडवर्ब ऑफ मैनर हैज बीन यूज्ड। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? कि वो काम किस तरीके से किया गया। शी डांसेस वेरी स्किलफुली, लो जी पहले में ही हो गया, कैसा डांस किया उसने? स्किलफुली। यस, ए। ओके, माई ब्रदर कम्स ऑफन, ऑफन आपका एडवर्ब है। ही ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट टू मी, ही गोज यूजुअली टू द मूवीज एवरी फ्राइडे। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 44 में, ओके 44 में ये हमारा स्किलफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे, ऑफन क्या है आप बताइए मुझे? व्हाट इज ऑफन? ऑफन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना आता है वो, ये फ्रीक्वेंसी वाला है। फिर उसके बाद है ही ब्रीफली नरेटेड, ये क्या है? ही ब्रीफली नरेटेड। ओके, तो और उसके बाद है ही गोज यूजुअली। इन दोनों का आप मुझे बताओ ये कौन से एडवर्ब है। ओके, थोड़ा थोड़ा आपके लिए भी छोड़ देती हूं ताकि आप अपने दिमाग को यूज करें, सो दैट यू एग्जैक्टली स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन, यू स्टार्ट थिंकिंग। और अगर नहीं आए तो फिर ढूंढ के पता लगाएं, ये भी जरूरी है। ओके, चलो, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद अ सिंगल एडवर्ब फ्रॉम लिस्ट 2। ओके, और अंडरलाइंड क्या है हमारा? इन टर्म्स ऑफ टेक्निक शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, सो ए गोज विद टेक्निकली 2। ठीक है, इट इज रीजनेबल एंड सेंसिबल दैट मनी शुड बी डिवाइडेड बिटवीन हर सन्स। लॉजिकली, ये लॉजिकली है। लॉजिकली कहाँ है? 4 पे, LOGICALLY। it is possible that we could work on Sunday, it is possible that we could work on Sunday but we would be exhausted। यहां पर होगा theoretically। it is the custom that the festival is held on the last weekend in May। ये ओके custom है, तो फिर ये traditionally, यहां पर लास्ट में हमारा होगा 3 traditionally। तो मेरा ए जा रहा था 2 टेक्निकली के साथ। ए 2 टेक्निकली के साथ कहां है? यहां पर है। यस, यहां पर है, सी। ओके फाइन, क्या आपको ये समझ में आया? ये आपको दिए गए हैं
और जैसे इन टर्म्स ऑफ टेक्निक शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, तो हम क्या कहेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, ये हमारा अंडरलाइंड होगा, टेक्निकली शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, ऐसे होना है ये। इट इज रीजनेबल एंड सेंसिबल दैट द मनी शुड बी डिवाइडेड बिटवीन हर सन्स। ओके, लॉजिकली यहां तक, लॉजिकली द, यहां तक लॉजिकली द मनी शुड बी डिवाइडेड बिटवीन हर सन्स, यहां पर अंडरलाइन नहीं हुआ, मैं बता रही हूं। इट इज पॉसिबल दैट वी कुड वर्क ऑन संडे, यहां तक theoretically we could work on Sunday but we would be exhausted। देखो कितनी अच्छी डिजाइनिंग की गई है क्वेश्चन की, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट वेरी वेल डिजाइंड। देखो हमने कितने एडवर्ब आपको फिलअप करने के लिए आ सकता है, ओके, एक वर्ड आपको हाईलाइट करके दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताओ ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, ओके। फिर हमने क्या देखा कि एक आपको 4 सेंटेंसेस दे दी और उसमें पूछ रहे हैं कि बताओ एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, और फिर देखो इस टाइप से भी आ सकता है। तभी मैं बार बार कह रही हूं आपको इसी टाइप से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप एक जनरल इंग्लिश का कोर्स मत कर लेना, बिकॉज वो आपको वो बारीकियां नहीं सिखाएगा। हमने अकॉर्डिंगली अपने कोर्स में केवल जो आपका एग्जाम स्पेसिफिक है वो ही करवाया है और आपको किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस वेल। और इस पर तो आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस ईयर पेपर कि मैम ऐसे नहीं आते वैसे नहीं आते। ये ज्ञान आपके पास भरपूर होता है, इस ज्ञान को साइड हटाओ, राइट ज्ञान को अपने दिमाग में आप प्रवेश करने दें। सो आंसर यहां पर हमारा सी है। Select the appropriate question tag for the given sentence. It looks perfect here. Okay, it looks perfect here. कौन सा टेंस है यहां पर? प्रेजेंट, ओके, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, ओके। इट लुक्स परफेक्ट हियर, ओके। नेगेटिव इसमें कुछ है ही नहीं तो ये तो हो नहीं सकता, ओके, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला लाना है, ये भी नहीं हो सकता। इट लुक्स परफेक्ट हियर डजंट इट? यस। क्वेश्चन 46 के लिए मेरा आंसर क्या होगा? डी। अगर इसमें नेगेटिव नहीं है तो इसमें नेगेटिव होगा, और अगर प्रेजेंट सिंपल है या सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्वेश्चन टैग में डू डज आते हैं और साथ में नॉट लग के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो आंसर यहां पर डी। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मेक द grammatically correct sentence. Dash, we had to cancel the trip. Being a rainy day, having been a rainy day, it had been a rainy day, it being a rainy day. ये आपके सामने है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। लुमिनेयर का जो स्टडी मटेरियल है आपके पास, वो आपके पास खुला हुआ होना चाहिए, और वहां पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसके बगल में आप ये नोट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47, ओके। मौसम वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, टाइम वाले सेंटेंसेस होते हैं, डिस्टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो मैंने क्या क्या बताया? टाइम वाले, डिस्टेंस वाले और मौसम वाले, वेदर, ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर में स्टार्ट होते हैं। इट बीइंग अ रेनी डे, it being a windy day, it being far away, it being too late, it being too late, I decided not to go। बहुत देर हो चुकी थी तो मैंने जाने का जो जाना था उसको रद्द कर दिया। So it being a rainy day, I had to cancel the trip। आप इस स्ट्रक्चर को ही लर्न कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को ही लर्न कर लीजिए, ओके। और ये सब मत सोचना कि यहां पर जो है ये पास्ट टेंस है और वो सब है। इट बीइंग अ टफ क्वेश्चन, आई डिसाइडेड टू स्किप इट। इट किस किस के लिए यूज हो जाता है? नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज हो जाता है ना, चीजों के लिए। वहां पर जहां पर भी आपको लगेगा तो आप इस स्ट्रक्चर से कर लेना। इट बीइंग अ रेनी डे, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। It being far away in the hills, we decided not to go. It being और भी क्या हो सकता है? It being across the river, we decided not to go। समझ में आ गया? So यहाँ पर आंसर 47 के लिए my answer is D। 47 D is the right answer। Okay? ये लीजिए, आपके सामने EDM है and I would say it's a tough one। Tough one। Crossing the Rubicon, RUBICON, crossing the Rubicon, okay। क्या होता है ये बताइए मुझे, what is Rubicon? Rubicon is the name of a river।
ये एक रिवर है और इसको क्रॉस करने के बाद, जब जूलियस सीजर ने इसको क्रॉस कर लिया था, उसके बाद जो है सिविल वॉर हुआ था। तो इसका मतलब होता है बेसिकली कुछ ऐसा करना जिससे आप लौट न सके। ओके, तो क्रॉसिंग सोर्ड्स विद समवन, नो। टू रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यस, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 48 के लिए माई आंसर इज गोइंग टू बी बी। 48 इज बी। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, और ये है हेल्टर स्केल्टर। क्वेश्चन नंबर 49, हेल्टर स्केल्टर, क्या ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं? क्या ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, हेल्टर स्केल्टर? ओके, क्या इसका मतलब इन द शेल्टर है? आप में से बहुत सारे बुद्धिमान सोचेंगे ये कोई पुरानी इंग्लिश है और शेल्टर के साथ चले जाएंगे, इस पे निशान लगा देंगे, पर निशान ये लगना है किसी का बचाव करना। यस, ये है हियर एंड देयर। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग एवरीवन रैन हेल्टर स्केल्टर। When he needed help, he ran helter skelter. यहां वहां, यही है इसका आंसर। आंसर सी। ओके, सी इज माई राइट आंसर। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, देखो अब आपको एक पूरा सेंटेंस दिया है। अ मैन हुज हैबिट्स आर इंडस्ट्रियस इज श्योर टू सक्सीड। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? एडजेक्टिव क्लॉज वो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहां नाउन क्या है? नाउन हमारा मैन है। संज्ञा क्या है? नाउन क्या है? गलती से भी ये मत सोच लेना कि मैं बिना ग्रामर किए चला जाऊंगा। अगर तुम बिना ग्रामर किए चले जाओगे, कम टू मी, मैं आपके सर पर ना ब्रेवरी अवार्ड रखूंगी। आई विल क्राउन यू। सो देखो कितने इन डेप्थ आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, अ मैन, अब कैसा मैन? हुज हैबिट्स आर इंडस्ट्रियस। मैन की डिस्क्रिप्शन क्या, कौन सा पार्ट दे रहा है? ये वाला पार्ट दे रहा है कि जिसकी जो हैबिट्स है वो इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस मींस हार्ड वर्किंग। सो ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 50, सी इज द राइट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। देखिए यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और यहां पर हमने क्या किया है? हुज हैबिट्स आर इंडस्ट्रियस, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। सो दैट्स माय आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर मुझे यही पेपर आपके साथ करना था जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो आई होप माय डियर चैंपियंस आपके मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो रहे होंगे। आपको खुद लग रहा होगा क्वेश्चंस देख के कि यस आई कैन अटेम्प्ट दिस, ये मैम ने करवाया था। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो जिस किसी के लिए भी आपको लगता हो कि उसको इससे फायदा होगा। ओके, उसके साथ आप ये वीडियो शेयर करें। डू लाइक द चैनल, आपको लाइक बटन जो है वो वहां पर मिलेगा इस वीडियो के नीचे। डू सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब बटन पर भी आप क्लिक करें। और अब हम रोज आपके लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, सो मेक द मोस्ट ऑफ देम, उनसे फायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।